नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ हिमालय की बेटियां अर्थात नदियों के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक नागार्जुन जी हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने उन्हें अभी तक दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के ऊपर गया तो वे कुछ और रूप में मेरे सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज मैदानों में उतरकर बड़ी कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय मेरे हृदय में नहीं होता जितना कि इन हिमालय की बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। कहाँ ये दौड़ी जा रही हैं, वह कौन सा इनका उद्देश्य है जिसे पाने के लिए बेचैन हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अत्यधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुझे हुए हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट चुप्पी के अलावा उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, जैसे कुबा भी बोला जाता है, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। प्रायः सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेल खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के दुखी यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती अर्थात वेतना, जो नदी का नाम है, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों की ओर देखने जाता है तो उन्हें पहाड़ी घाटियां और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा। वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या परेशानी है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई
थोलिड यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तो दोस्तों, इस पाठ का जो सारांश है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।